चलिए, आज हम लोग केमिस्ट्री में जो तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, परमाणु, अणु, आयन, उसका आज दूसरा पार्ट है और अंतिम पार्ट है। अब हम लोग देखेंगे और आगे हम लोग देखेंगे। और पढ़ रहे थे हम लोग रासायनिक सूत्र कैसे बनाएं, और बहुत सारे बच्चों को हमने बताया था कि आपको संयोजकता याद कर लेना है। अगर आपको संयोजकता याद है, वैलेंसी याद है ना, तब आप आराम से सूत्र का निर्माण कर सकते हैं। ये जो सूत्र बताया गया था, कितने बच्चों को कंप्लीट हुआ है जरा बता देना मुझे, हाथ खड़ा कर करके। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने सीखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जरा सा देखिएगा, दिमाग आपको ये लगाना है। मैंने पहले ही कहा था कि रासायनिक सूत्र बनाते समय दो तीन बातों का ध्यान में रखिएगा। जो सबसे पहले लिखा हुआ है वह है धनात्मक, उस पर कैसा आवेश है, धनात्मक है वो, और जो बाद में है उसका है ऋणात्मक। यानी कि एक की संयोजकता हो जाएगी प्लस में और दूसरे का संयोजकता हो जाएगा माइनस में। प्लस और माइनस आपस में मिलेंगे तो सूत्र का निर्माण होगा। ये तो आप लोगों को हमने पढ़ाया था। अब इसके अनुसार जरा सा हम देखते हैं, दो चार फॉर्मूला और देते हैं बनाने के लिए आपको, ताकि आप इसको बहुत बढ़िया से सीखिएगा। और हम इसमें देते हैं सबसे पहले सोडियम ब्रोमेट को। क्या देते हैं? सोडियम ब्रोमेट को। अगर आपके पास आ जाए लिखने के लिए सोडियम ब्रोमेट के बारे में, किसके बारे में? सोडियम ब्रोमेट। तो सोडियम ब्रोमेट को लिखने के लिए आएगा तो जरा सा हम आपको बता दीजिए, सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है? Na। ब्रोमेट का क्या लिखते हैं? BrO3। अब हमको जल्दी से आप लोग फटाक से बताइए कि सोडियम की संयोजकता कितनी होती है, तो आप हमको क्या बताइएगा? +1। तो ये एक लिख देंगे। और जरा ब्रोमेट का बताइए जल्दी से। ब्रोमेट का अभी बढ़िया से खोज लीजिए उसको। यानी कि आपका कहना है कि ब्रोमेट की जो संयोजकता है वो भी होता है 1 माइनस में, यही ना? तो जहां सेम सेम आ जाएगा तो दोनों को हटाइए, एक लिखते भी नहीं है, तो सीधा सीधी सोडियम ब्रोमेट का सूत्र क्या हो जाएगा? NaBrO3। कितने बच्चों को ये बातें समझ में आ गई? बोलिए जल्दी से। बहुत अच्छा, हाथ गिरा दीजिए। दूसरा फॉर्मूला देख लीजिए। अगर हम आपको दे दे पोटेशियम डाइक्रोमेट, हम क्या दे रहे हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में देखिए। अच्छा, डाइक्रोमेट, पोटेशियम का संकेत क्या होता है? K। और कितने बच्चे बता सकते हैं कि डाइक्रोमेट का सूत्र क्या होता है? बोलिए 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 बोलिए। अरे नहीं, हम सूत्र पूछ रहे हैं डाइक्रोमेट का। Cr2O7। Cr2O7। मेरे भाई जरा बताना, पोटेशियम की संयोजकता कितनी है? जोर से बोलिए ना। 1। और क्रोमेट का -2, यानी कि 2। अब हम आपको बताए थे कि ये 2 जो है इसके साथ चला जाएगा, E1 इसके साथ चला जाएगा, और फार्मूला बन जाएगा K2Cr2O7। बनेगा कि नहीं बनेगा? ये अगर बन गया होगा तो कुछ फार्मूला हम आपको दे जो आप घर से बना करके ले आइएगा। दे सकते हैं? तो जितना जल्दी जल्दी हो सके आप लोग लिखने का प्रयास कीजिएगा। जो फार्मूला हम आपको देने जा रहे हैं उसको जरा सा हमको बताइएगा। जैसे देखिएगा, जैसे हमने कहा, एक और फार्मूला देख लीजिए। यहां पे एल्युमिनियम कार्बोनेट का बता रहे हैं। एल्यूमिनियम कार्बोनेट, जरा इसका हमको फार्मूला लिख करके दिखाइए हमको जल्दी से। एल्युमिनियम कार्बोनेट, तो सबसे पहले एल्युमिनियम का संकेत क्या होता है? Al। और कार्बोनेट का जल्दी से बताइए, कार्बोनेट का क्या होता है? CO3। अब हमको बताइए एल्युमिनियम का जो है उसकी संयोजकता क्या है? और इसका किसका? -2 में है, तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा? हॉल। आ गया समझ में? आगे हम लोग जरा सा देख लीजिए। अगर आपसे पूछा जा रहा है जिंक फॉस्फाइड का, क्या चीज का? जिंक फॉस्फाइड का। अगर रहे जिंक फॉस्फाइड, तो जिंक फॉस्फाइड का क्या हो जाएगा? जिंक का फार्मूला क्या होता है? Zn। और फॉस्फाइड को P कहते हैं। क्या कहते हैं? P। Zn की संयोजकता बताइए? +2। और फॉस्फाइड का बताइए? -3। -3 में जाएगा 3 इस साइड 2 इस साइड, तो क्या बन जाएगा? Zn3P2। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? तो इस तरह से अगर आपको समझ में आ गया तो आपको बहुत ज्यादा फॉर्मूलाज बनने वाले हैं।
और कुछ फार्मूला आप जब घर पर बनाइएगा तो आत्मा को संतुष्टि मिलेगी कि चलिए हमने कुछ सीखा है, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि आप जो है उस फार्मूला को घर से बना करके ले आइए, इसलिए हम आपको देने जा रहे हैं, है ना, कुछ हम आपको टास्क के तरह देने जा रहे हैं। और अगर इसको सही आप बना करके लाइएगा, इसको भी आप फेयर पर चढ़ा लीजिएगा, ठीक है ना। कब? जब हम चेक कर लेंगे तब। तो सबसे पहले लिख दीजिए, क्वेश्चन हम आपको लिख दे रहे हैं, राइट डाउन। क्या दे रहे हैं? राइट डाउन द केमिकल फार्मूला ऑफ फॉलोइंग, है ना। फॉलोइंग का मतलब जो नीचे दिया हुआ है उन लोगों का रासायनिक सूत्र लिख करके दिखाइए। तो चलिए हम पहला दे देते हैं आपको जिंक ऑक्साइड। क्या दे रहे हैं? जिंक ऑक्साइड। ये सब लिखते चलिए, इस सब में रुकने की जरूरत नहीं है। पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड। इसके बाद आप लिख करके ले आइए क्यूप्रिक सल्फेट, क्यूप्रिक सल्फेट। कट रहा है क्या उधर जी? कट रहा है तो इधर कर देते हैं। क्यूप्रिक सल्फेट आप हमको दिखाइएगा, दे देते हैं ऐसे 10-20 को दे देते हैं। चौथा में लिख लीजिए अस्टैनिक ब्रोमाइड, अस्टैनस और अस्टैनिक, अस संयोजकता कम, इक संयोजकता ज्यादा, अस्टैनिक ब्रोमाइड। काहे नहीं लिख रहे हैं आप? अच्छा उस पर रख करके लिख दीजिए, चाहे रहा तीसरा में से लिख लीजिए, छोड़ दीजिए अस्टैनिक ब्रोमाइड। इसके बाद जो है आप लिख करके ले आइए कैल्शियम एसीटेट। हम कोशिश कर रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा सीख जाएं। कैल्शियम एसीटेट। उसके बाद आप बना करके ले आइए छठा में, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। सातवां नंबर में हम आपको दे रहे हैं, उसका लिख करके ले आइएगा जरा सा, पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट, है ना। कोशिश करते हैं कि 20 को दे दे हम, है ना। अब ले आइए कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। 9वां नंबर में लिख लीजिए फेरस हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रा ऑक्साइड। 10वां सूत्र आप लोग लिख करके ले आइए, है ना, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। इसके बाद 11वां नंबर पर लेके आइए सोडियम बाइकार्बोनेट, इस सब का सूत्र लिख करके आपको लाना है, रासायनिक सूत्र अगर आपको आ गया है तो। सोडियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम थायोसल्फेट, अमोनियम थायोसल्फेट, ये सब का सूत्र लिख करके लेते आइए क्यूप्रिक नाइट्राइट। देखिए यहां पे नाइट्राइट और नाइट्राइड दोनों में अंतर हो जाएगा, तो क्यूप्रिक नाइट्राइट का हम बुला रहे हैं, सूत्र मैंने आपसे मंगवा रहे हैं कि आप बना करके ले आइएगा। अब यहां पे देखिए क्यूप्रस नाइट्राइड हम दे रहे हैं, क्यूप्रस नाइट्राइड, यहां ट यहां ड, देख पा रहे हैं आप लोग? आप लोग लेके आइए सोडियम हाइड्राइड का, सोडियम हाइड्राइड का सूत्र लिखिए। 16 नंबर में आपको हम दे रहे हैं कैल्शियम परक्लोरेट, इसके बाद आप लाइए कैल्शियम हाइपोक्लोरेट,
कैल्शियम हाइपोक्लोरेट। जल्दी जल्दी सब लिखे जल्दी से। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। आप बना के लिए सोडियम ऑक्साइड, आप बना करके ले आइए एल्युमिनियम सल्फेट का। इन 20 को भी दिए हैं बनाने के लिए, आप इसको घर से बना करके ले आइएगा। कोई दिक्कत है? एकदम निश्चित तौर से आप लोग लेकर के चले आना है इसको। कोई दिक्कत है तो बताइए हमको। अब हम अगला टॉपिक पढ़ा रहे हैं इसका। ये तो हमने आपको रासायनिक सूत्र बनाने के लिए सिखाया, उसके बाद ठीक है। अब रोक नहीं सकते इतना देर, आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। अब हम जरा सा आप लोगों को पढ़ा दे रहे हैं, रासायनिक सूत्र पढ़ाने के बाद आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए सिखा दे रहे हैं। आणविक द्रव्यमान, तो आणविक कब बनेगा? आणविक कब बनेगा? जब दो तत्व, आप दो या दो से अधिक तत्व आपस में संयोग करके कोई फार्मूला बनाएंगे। अरे भैया फार्मूला बनाएंगे तभी ना अणु का द्रव्यमान निकलेगा, आणविक द्रव्यमान निकलेगा। दिमाग ये बनाए हुए रखिए कि परमाणु का नाम लिए मतलब तत्व के बारे में हो रहा है, अगर अणु के नाम लिए तो आपको यौगिक के बारे में हो रहा है। अभी हम पढ़ा रहे हैं, चूंकि तत्व का द्रव्यमान तो आप लोग सीख गए लगभग। आप बताइए हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1। बताइए कि नहीं होता है? जोर से बोलो। तो हीलियम का, लिथियम का बोलिए जल्दी से। 7। लिथियम का 7। समझ में आ रही है बात? बताए कि नहीं बताए हैं? ऑक्सीजन का 16 है ना। आप बताइए हमको नाइट्रोजन का बताइए तो 14 है ना। उसके बाद आपको समझ में आ रहा है सबको? सबको पढ़े हैं ना। कार्बन का कितना हुआ? कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, कार्बन का 12। कैल्शियम का बताइए, कैल्शियम का, कैल्शियम 40। स्कैंडियम का बताइए 43। कितना होगा? 43। आगे है समझ में? तो तत्व का तो परमाणु भार आपको पता हो गया, लेकिन अगर आपको यौगिक का भार निकालना होगा तो यौगिक बनता है तत्वों के मेल से। तो तत्वों के मेल से जब यौगिक बनेगा तो यौगिक के छोटे से छोटे कण को हम लोग क्या कहते हैं? अणु। पढ़ाए कि नहीं बनाए हैं? यौगिक के छोटे कण को क्या बोलते हैं? अणु। और तत्व के छोटे कण को क्या बोलते हैं? परमाणु। तो यौगिक का अगर हम लोग भार निकालेंगे तो उसको आणविक भार न कहेंगे। तो इतना समय लेता है समझने में। हम लोग पढ़ेंगे आणविक द्रव्यमान या भार, एक ही बात है। द्रव्यमान बोलिए या भार बोलिए, दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। आप आराम से सीख जाइएगा। जैसे एक सूत्र लीजिए, जल। क्या लीजिएगा? जल। जल का सूत्र क्या होता है मेरे भाई? H2O। कैसे आणविक द्रव्यमान निकालिएगा? ध्यान से देखिएगा तो सीख जाइएगा। अब देखिए, अब आपको बताइए हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1। और यहां कई गो हाइड्रोजन है? 2। तो हम 1 में 2 से गुना कर दिए। हम 1 में 2 से क्यों गुना किए? तो चूंकि हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1 और जो नीचे संख्या लिखा हुआ उसको कहते हैं गुना 2। अब यहां दे देंगे प्लस का चिन्ह। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16। जोर से बोलिए, अकबका कह रहे हैं भैया? सीधा बैठो, सीधा बैठो। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16। तो ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16। अब हमको हल करके बताइए, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 और 16 के 16, 16 2 कितना हो जाएगा? 18। कितना हो जाएगा? 18। देखिए ध्यान से, तो इसका आणविक द्रव्यमान कितना हो गया? 18। क्या 18? क्या? तो जैसे अगर आदमी को तौलेंगे तो उसको लिखेंगे कि 90 केजी, 18 केजी, 20 केजी लिखेंगे। अगर दूध को तौलेंगे तो लीटर में लिखेंगे, लीटर में लिखेंगे। अब आप जो है से आणविक द्रव्यमान को, माने आणविक अणु के भार को तौल रहे हैं, अणु का भार निकाल रहे हैं,
तो इस चीज को किस में लिखिएगा, तो इस चीज को लिखाता है AMU, यानी कि इसको कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। इसका मतलब होता है परमाणु मास माने द्रव्यमान या भार, यूनिट माने होता है इकाई, परमाणु भार इकाई। तो इसको क्या बोलेंगे, जल का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा 18 AMU। कितने बच्चों को याद गया? अब एक आध को और देख लीजिए कि परमाणु भार आप लोगों को तत्व को जितना बताए हैं उतना एकदम कंप्लीट रखिए, नहीं आ रहा तो कुछ को याद कीजिए, समझे कि नहीं। जैसे आपसे कोई कह दिया कि NaCl नमक है, सोडियम क्लोराइड इसको बोलते हैं नमक को, इसका आप आणविक द्रव्यमान बताइए। अब यहां पे देखिए आणविक द्रव्यमान निकालना है, क्या निकालना है, आणविक द्रव्यमान। आप हमको बताइए सोडियम, सोडियम की परमाणु संख्या है 11, 11 दूनी 22 अब 23, तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया, लगभग 23। ये सब सारे चीज लगभग में आएंगे, एक्यूरेट हम नहीं बता रहे हैं, लगभग की बात कर रहे हैं। तो Na का कितना हो गया परमाणु भार 23। अब नीचे तो कोई संख्या लिखी हुई नहीं है, तो सीधे अब प्लस कीजिए। अब आ जाइए क्लोरीन में, और क्लोरीन का बताए थे कि 17 दूनी 34 अब 35 होता है, लेकिन हम लोग उसको याद रखने के लिए बोले थे कि 35.5। कितना बताए थे, 35.5, 35.5। अब इसको जोड़िए तो 5 3 8 3 2 5, 58.5 AMU NaCl का आणविक द्रव्यमान होता है। कितने बच्चों को आ रहा है? अब इसी हिसाब से हमको बताइए कार्बन डाइऑक्साइड का, कोई आपसे पूछेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान बताइए, तो कार्बन का परमाणु भार कितना होता है बताइए जल्दी से, 12। कार्बन का कितना होता है 12, इसके नीचे कुछ नहीं है तो प्लस शब्द देते हैं। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 है, लेकिन कै गो ऑक्सीजन है, 2 गो, तो 2 से यहां क्या कर दीजिए गुना। अब बताइए 12 प्लस 16 दूनी 32, तो कितना आ जाएगा 44 AMU। कितने बच्चों को आ रहा है, समझ में आ रहा है? निकाल लीजिएगा। तो उसी हिसाब से आप हमको बताइए कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 का, कोई चिंता की बात नहीं, यहां Ca है, कैल्शियम 20, 20 दूनी 40, तो इसका परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा 40। यहाँ कार्बन है तो कार्बन का कितना हो गया 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और इसके नीचे 3 लगा हुआ है, यानी कि 16 गुना 3। आ रहा है समझ में? कितने बच्चों को मजा आ रहा है सब देंगे बनाने के लिए? तो ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, 40 और 12 कितना हो गया 52, और 16 तिया कितना हो गया 48, 52 48 क्या 100 AMU। जिनको सीख गए होंगे, जो सीख गए होंगे, हाँ वही वही वही। अच्छा ये बताइए बस, इसका मतलब कि आप लोग सब सीख गए? इसका मतलब कि ज्यादा सीख गए हैं आप लोग? हमको ज्यादा तलिया बजाता है ना तो शंका लगता है कि कहीं वो शंका तो ना है, क्योंकि लेडीज और जेंट्स ताली उतना नहीं बजाते हैं। हाँ वो अपना एंजॉय किया भैया, हाँ एकदम मजा आया तो ताली बजा दिया, ठोक दिया, लेकिन ढेर देरी तक जब तलिया बजाई जाता फिर हमको शंका लगने लगा, अरे खानदान में वैसा ना है कोई जी। हाँ तो ध्यान से रखिएगा। माने हमको शंका होने लगता है, हमरे नहीं और लोगों को शंका हो जाता है, अरे काहे आखिर ज्यादा देते बजाया, क्योंकि उन लोगों का तलिए बजाने के लिए जन्मे होता है कि नहीं? अब ध्यान से समझ, ये समझ में आ गया बात? तो यहां तक कि अगर बात समझ में आ गया तो ये वाला भी टॉपिक आपका समाप्त, ये वाला भी टॉपिक समाप्त। हाँ अब ठीक है, समझदार है अब, चले ठीक। अब देख लीजिए यहाँ पे अब यहाँ पे देख लीजिए, देखिए आखिर ये जो AMU शब्द आया एटॉमिक मास यूनिट, तो कोई ना कोई तो दिया होगा ना एटॉमिक मास यूनिट। देखिए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जैसे आपको हम बता रहे थे कि संकेत जब बन रहा था मेरे भाई, क्या बन रहा था संकेत, तो संकेत जब बन रहा था तो आपने देखा कि हाइड्रोजन का H हुआ, हीलियम का HE हुआ, तो ये आखिर कोई ना कोई
लोग तो होंगे ना जो यह तय कर रहे होंगे कि नहीं, देखिए हाइड्रोजन का H है तो हीलियम का H मत रखिए, He रखिए, होगा कि नहीं ऐसा कुछ करने वाला? तो ये सब जितने भी बातें हैं, या इसको कहा गया कि जैसे केजी ना करके, ग्राम ना करके, लीटर ना करके, इसको AMU में किया गया। तो इसके लिए एक संगठन काम करती है जिसका नाम है IUPAC। IUPAC है ना, करके संगठन है, IUPAC संगठन है जो यह तय करती है कि इसको हम AMU में डालेंगे या संकेत, या केमिस्ट्री की जितने भी चीजों को सुधारना है या लाना है वह तय यही करता है। तो सर ये IUPAC क्या है, ये IUPAC क्या है? तो देखिए IUPAC का फुल फॉर्म समझ लीजिए। I से हो गया इंटरनेशनल, हम पूरा लिख देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। इंटरनेशनल, एक मिनट ध्यान दीजिए, इंटरनेशनल। U से होता है यूनियन, क्या नाम है इसका? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ। P का मतलब हो गया प्योर, एंड A का मतलब हो गया अप्लाइड, अप्लाइड, और C का मतलब हो गया केमिस्ट्री। इसका पूरा नाम क्या हो गया? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इन लोगों के द्वारा ही यह तय करके दिया गया कि AMU है एटॉमिक, इसका फुल फॉर्म हो जाता है एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। क्या है नाम इसका? परमाणु द्रव्यमान इकाई। अच्छा एक चीज बताइए, अगर आपसे कोई पूछे कि एक AMU बराबर क्या होता है, एक AMU बराबर कितना केजी होगा, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई का मतलब कितना केजी होगा, तो अब आप इसको याद रखिएगा बहुत अच्छे से। 1.66 गुना 10 के पावर -27 केजी। ये परीक्षाओं में आते हैं क्वेश्चन, इसलिए इसको याद रखिएगा। अगर एक परमाणु द्रव्यमान इकाई को अगर आपको केजी में बदलना होगा तो केजी में बदलने के लिए क्या कीजिएगा, याद रखिएगा 1.66 गुना 10 के पावर -27। -27 का मतलब समझ लीजिए, 1.66 -27 है तो माइनस का मतलब हो गया बट्टा, 1 पर 27 जीरो, देखिए तो नहीं मनी होगा रे, एक तो 1.66 इसी कम है, और ओकरा में भागा देना है 1 पर 27 जीरो से, तो कितना छोटा हो सकता है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं? बहुत छोटा हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? बहुत छोटा, समझेंगे नहीं? केजी में। अगर इसको ग्राम में निकालिएगा, देखिए इसको ग्राम में निकालिएगा, एक AMU को ग्राम में निकालिएगा तो 1.66 गुना 10 के पावर -27 गुना, देखिए किसी चीज को अगर केजी को ग्राम में बदलना है तो कितना से गुना करते हैं? 1000 से। कितना से गुना करते हैं? 1000 से, है ना। जैसे 5 केजी को ग्राम में बदलते, 5 गुना 1000, 5000 ग्राम, है कि नहीं? 4 केजी को बदलना है ग्राम में तो किसे क्या कीजिएगा? 4 गुना 1000, 4000 ग्राम हो जाएगा। इतना को अगर ग्राम में बदलना है तो कितना से गुना करना पड़ेगा? 1000 से। 1000 से गुना करना पड़ेगा मेरे भाई, कितना से गुना करना पड़ेगा? 1000। 1000 का मतलब क्या? 10 के पावर कितना? 3। 10 के पावर कितना? 3। तो इसको हम 10 के पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लेकिन ऐसे लिख दीजिए, पहले एक लाइन वाइज इसको लिख दीजिए, 1000 से गुना कर दीजिएगा तो ग्राम में निकल जाएगा। किसमें निकल जाएगा? ग्राम में। तो इसको 1.66 गुना 10 के पावर -27 गुना, इसको 10 के पावर 3 भी तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब देख लीजिए, सेम बेस हो, पावर अलग अलग हो तो गुना में पावर क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। तो -27 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? -24। कितना हो जाएगा? -24। तो एक AMU बराबर हो जाएगा 1.66 गुना 10 के पावर -24 क्या? ग्राम। तो ग्राम में अगर लिखेगा तो 1.66 गुना 10 के पावर -24 ग्राम, और एक AMU को अगर केजी में बदलिएगा तो 1.66 गुना 10 के पावर -27 केजी। आ गया समझ में? तो ये बातें समझ में आ गई बात आप लोगों को? आखिर ये परमाणु द्रव्यमान जो इकाई होती है मेरे भाई, AMU जो होता है, आखिर कैसे निकलते हैं? ये निकलते कैसे हैं? इसको कैसे निकालने की विधि है? क्या इसके लिए बताया गया है? कैसे निकलते हैं? तो देखिए, ये तुलना करके निकलते हैं। किससे तुलना करना है?
तो तुलना करना है कार्बन 12 से। किससे तुलना करना है? कार्बन 12 से। जरा समझ लीजिए इसको। परमाणु द्रव्यमान जो इकाई है, इस परमाणु द्रव्यमान इकाई को निकालने के लिए आपको तुलना करना पड़ेगा। परमाणु द्रव्यमान इकाई कहिए या परमाणु भार इकाई कहिए, इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तुलना। किससे तुलना करना पड़ेगा? तो इसको तुलना करना पड़ेगा आपको कार्बन 12 से। किससे तुलना करना पड़ेगा? कार्बन 12। कार्बन 12 क्या है? तो कार्बन है और उसका जो है भार कितना है? 12। तो वैज्ञानिकों ने, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर के एक बात को कहा कि कार्बन की कैटेगरी 2 है, कार्बन 12 भी होता है और कार्बन 14 भी होता है। तो आपको करना क्या है? कार्बन 12 के साथ, देखिए यहां पर समझिए ध्यान से, देखिए कार्बन का यहां पे क्या है? 12 भी होता है परमाणु भार और कार्बन का 14 भी परमाणु भार होता है, लेकिन परमाणु संख्या क्या रहता है? 6। परमाणु संख्या क्या रहेगा? 6। ये तो पता है ना आप लोगों को। अब इसमें देखिए, जब किसी तत्व का परमाणु भार अलग अलग लेकिन उनका परमाणु संख्या सेम हो तो उनको कहते हैं समस्थानिक। क्या कहते हैं? समस्थानिक। तो समस्थानिक कोई पूछेगा तो क्या जवाब दीजिएगा? कि परमाणु संख्या सेम लेकिन परमाणु भार अलग अलग। समझे कि नहीं? और किसी किसी तत्व का परमाणु भार सेम और परमाणु संख्या अलग अलग तो उसको समभारिक बोलेंगे, लेकिन जब परमाणु संख्या समान और परमाणु भार अलग अलग तो उसको बोलेंगे समस्थानिक। क्या बोलेंगे? समस्थानिक। तो कार्बन 12 इसका फॉर्मूला बताया गया। क्या फॉर्मूला बताया गया? एक केमिस्ट्री के नाते कहा गया कि किसी का भी एएमयू जो है, किसी का भी परमाणु द्रव्यमान इकाई है, वह है क्या चीज? तो कहा गया कि कार्बन के समस्थानिक, कार्बन के समस्थानिक। और समस्थानिक के बारे में आप समझ गए, समस्थानिक के मतलब आप लोग समझ गए। तो कार्बन के समस्थानिक C12 के 12वें भाग, C12 के 12वें हिस्से के बराबर होता है। C12 के 12वें हिस्से के बराबर होता है, हिस्से के बराबर होता है। देखिए बराबर होता है। कहने का मतलब यह है कि इसको एक परिभाषा की तरह संजोजा गया एएमयू का। खास इसमें कोई ज्यादा दम नहीं है, इसको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की समझना नहीं, ओछा दिमाग से समझिए। इसमें ज्यादा पावर मत लगा दीजिएगा, नहीं कोई है ये नहीं, कुछ चीजें नहीं है, इसको फालतू में पढ़ा रहे हैं आपको। समझे कि नहीं? ध्यान समझिए। कार्बन के समस्थानिक C12 के 12वें हिस्से के बराबर होता है। मतलब क्या है? देखिए, कोई भी तत्व का, कोई भी तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान इकाई जो होगा ना, वह कार्बन 12 के 12वां हिस्सा, कार्बन 12 के 12वें हिस्से का गुणज होगा। क्या होगा? गुणज होगा। जैसे एक बात समझ लीजिए, ऑक्सीजन का द्रव्यमान तो तुलना किया गया किससे? कार्बन 12 से, ऑक्सीजन के द्रव्यमान का। तो ऑक्सीजन के द्रव्यमान क्या हो गया? C12। क्या चीज हो गया? C12। समझ में आ रही है बात? का 12वां हिस्सा यानी कि 1/12। अब ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है? 16। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है? 16। तब बताइए ना, कार्बन 12 का भी परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? 12 गुना 1/12 गुना 16। तो 12 से 12 कट गया तो कितना आ जाएगा? 1 में 16 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। तो क्या ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान ऐसे पहले 16 नहीं था? पहले तो था 16 ना था। तो इसीलिए कहा गया कि इसको एगो सूत्र कैसे बनाइएगा कि भैया इसको एगो बढ़िया फार्मूला दे दीजिए कि किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान कार्बन 12 के 12वें हिस्से के गुणज के बराबर होगा। समझ में आ गई बात? उसी को कहा गया परमाणु द्रव्यमान इकाई। उसी को क्या बोला गया? परमाणु द्रव्यमान इकाई। जैसे देखिए, सोडियम का द्रव्यमान, सोडियम का द्रव्यमान बस कार्बन 12 के 12वां हिस्सा। अब सोडियम का कितना होता है? 23। तो 12 का 1/12 गुना 23। तो C12 का 12वां हिस्सा 1 होगा, हमेशा होगा 1। देखिए ना भाई, 12 में 12 से गुना किया तो 1 हो गया। 1 में 23 से गुना करेंगे तो कितना रह जाएगा? 23। लेकिन इसको हम जानते हैं कि सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन इसको थोड़ा सुंदर बनाने के लिए कहा गया कि कार्बन के समस्थानिक कार्बन 12 के 12वें हिस्से के बराबर होता है
किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान इकाई। क्लियर हो गया? तो इसको भी हम लोग यहीं पर समाप्त कर देते हैं, तो कोई दिक्कत है? तो हो गया इसको। अब देख लीजिए, अब आपको पढ़ना है, एक वैज्ञानिक थे डाल्टन साहब, जिन्होंने परमाणु के बारे में कुछ बातें कही हैं, है ना। उन्होंने एक सिद्धांत दिया, जो बातें कही उनको एक सिद्धांत के रूप में प्रयोग किया गया, जिसको हम लोग डाल्टन का क्या कहते हैं, परमाणु सिद्धांत। डाल्टन ने परमाणु के बारे में क्या क्या बातें कही गई हैं, उसी को खाली जान लेना है इसमें। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है? डाल्टन का, ये परीक्षाओं में पूछता है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत बताइए, समझे कि नहीं? और आप भी बहुत बढ़िया से जानते हैं, इन्होंने ही कहा था, डाल्टन ने ही कहा था, डाल्टन साहब ने ही कहा था परमाणुओं के बारे में कि सभी पदार्थ या सभी द्रव्य, समझे कि नहीं, सभी पदार्थ या सभी द्रव्य एकदम सूक्ष्मतम कण से मिलकर के बने हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। इन्होंने ही कहा था कि किसी भी पदार्थ या द्रव्य का सबसे सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। तो बस इसी बात को लिख दीजिए इनका सिद्धांत में। क्या लिख दीजिएगा कि सभी पदार्थ या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्य, सभी पदार्थ या द्रव्य का सूक्ष्मतम कण, याद नहीं हो गया आप लोगों को? सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। यह बात किसने बताई थी? यह बात किसने बताई थी? चलिए ना बाहर जरा सा, दिमाग नहीं काम कर रहा है। हम 20 बार बोल रहे हैं कि डाल्टन ने ही कहा कि सभी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। आ रहा है समझ में? तो आपसे पूछा जाएगा, है ना, कि किसी पदार्थ का सब सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। इस बात की पुष्टि किसने किया या इस सिद्धांत को किसने बताया? तो वहां पर आपको टिक लगाना होगा, किसके बारे में? डाल्टन ने। समझ में आ गई बात? सीधा पूछिए, जोर से बोलिए। अब जखनी चिल्लाने के लिए होता है उस समय चिल्लाइबे नहीं करते हैं, जखनी नहीं चिल्लाना रहेगा तभी खूब जोर से चिल्लाएगा। इसलिए जो है, जहां पे समझ में आए तब चिल्लाइए कि हाँ भैया हमको समझ में आ गया। तो डाल्टन ने ही बताया क्या चीज, कि किसी भी पदार्थ या किसी भी तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है, परमाणु। इन्होंने एक बात और कही थी कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है, परमाणु टूट ही नहीं सकते हैं। जबकि हकीकत तो यह है कि परमाणु को इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में भी तोड़ सकते हैं। तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते? आखिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहां से आ जाता? परमाणु का सबसे छोटा रूप है कि नहीं? लेकिन डाल्टन साहब ने कहा था कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है। उन्होंने बतलाया कि परमाणु तोड़ा नहीं जा सकता है, मतलब क्या, कि परमाणु अविभाज्य है। ये अविभाज्य है, माने अविभाज्य के मतलब कि परमाणु का खंडन किया नहीं जा सकता है। लेकिन परमाणु का खंडन करना संभव है ना? हाँ भैया, संभव तो है। ये है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है, मेसन है, पाई प्लस, पाई माइनस, बहुत सारे चीज है, उसको पढ़ाएंगे हम अभी। तो परमाणु क्या है? अविभाज्य है। उन्होंने कहा था, उन्होंने एक बातें और परमाणु के बारे में कही, यह बात उनकी गलत साबित हो गई है। यह बात उनकी क्या है? गलत साबित हो गई है कि नहीं? भैया विज्ञान है, विज्ञान में करके देखना है। जब तक आप संतुष्ट नहीं होइएगा तब तक नहीं। इनका कहना था कि अविभाज्य है, जबकि परमाणु खंडित किया गया, बाद में खंडित किया गया। जब खंडित किया गया तो इनकी बातें ही गलत हो गई। लेकिन पहले जब ये बताए होंगे उस समय ऐसा अनुमान रहा होगा कि भैया इनको विभाजित नहीं किया जा सकता है। नहीं तो अगर पहले ही अनुमान रहता कि नहीं इनको विभाजित किया जा सकता तो पढ़ देते, वही बता देते, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है कि नहीं? लेकिन उस समय उनको नहीं था ध्यान में, या नहीं उनको समझ में आ रहा होगा। फिर बाद में वैज्ञानिकों ने इसको कहा कि नहीं, इसका विभाजन संभव है, इलेक्ट्रॉन में भी, प्रोटॉन में भी और न्यूट्रॉन में भी। अब देख लीजिए उन्होंने क्या कहा कि समान तत्व का द्रव्यमान, समान तत्व का द्रव्यमान, ध्यान से समझिएगा, समान तत्व का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण, कौन सा गुण? रासायनिक गुण समान होता है। रासायनिक गुण समान होता है, इसका मतलब क्या हुआ? रासायनिक गुण समान होता है।
समान तत्व का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण समान होता है। इसका मतलब क्या हुआ? समान तत्व का रासायनिक गुण, आप सोना ले लीजिए, चाहे उस सोना का है ना कान में के बना लीजिएगा, नाक में के बना लीजिएगा, हाथ में के बना लीजिएगा, वो सोने रहेगा, है कि नहीं? वो क्या रहेगा? सोना। समझे कि नहीं? और परमाणु द्रव्यमान में उसका परिवर्तन नहीं होगा, चाहे आप उसका जो भी गहना बना लीजिए या उसका जो भी उपयोग में ले आ दीजिए, उसका द्रव्यमान चाहे जिस रूप में रखिए, सोना का द्रव्यमान सेम होगा। लेकिन अगर सोना का वजन आगे पीछे होगा वो अलग मैटर है, लेकिन सोना का परमाणु द्रव्यमान में कोई दिक्कत नहीं होगा, उसके कीमत में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। जो नाक का अगर आप बनाए हैं तब भी, कान का बनाए हैं तब भी, उसका सेम सोना है, और सोना अगर सेम है तो उसके बने उसमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कहने का मतलब यह है कि देखिए रासायनिक गुण समान होता है, मतलब क्या चीज? रासायनिक गुण समान का मतलब क्या हो गया? जैसे पानी आप कहीं से भी ले आइए, पानी आप कहीं से भी रखिए, इससे ये मतलब नहीं है कि हम भैया पानी कहां से लाए हैं। आप पानी को कहीं से भी लाइए, समुद्र का, ये का, वो का, कहीं का भी, या अपने चापाकल का, उसका यही है स्वभाव कि वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, उसका रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। पानी बनाने के लिए आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की आवश्यकता है, वो रहेगा। तो समान जैसे कहने का मतलब कि आप जल कहीं से ले आइए, आप जल कहीं से ले आइए और उसका आणविक द्रव्यमान निकालिए, तो आणविक द्रव्यमान उसका हमेशा कितना होगा? 18 ही होगा। चाहे वह वाष्प के रूप में रहे, चाहे बर्फ के रूप में रहे, चाहे वह द्रव्य के रूप में रहे, चाहे वह किसी भी रूप में रहे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि समान तत्व का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण क्या होगा? समान ही होगा। लेकिन अगर मान के चलिए कि यहां चांदी पहने हुए हैं, यहां सोना पहने हुए हैं, तो क्या चांदी और सोना का सेम रहेगा सारा चीज? क्या उनका गुण समान रहेगा? लोहा अलग है, बोलिए नहीं निकल रहा, लोहा अलग चीज है, तांबा अलग चीज है, सोना अलग चीज है, चांदी अलग चीज है, ये सब तो अलग अलग है। लेकिन सोना सोना है, अन्य चीज है कि नहीं? तब इन्होंने कहा कि देखिए, इन्होंने ये भी कहा कि अगर भिन्न भिन्न तत्व का द्रव्यमान जो होगा, तत्व अगर भिन्न भिन्न होंगे, भिन्न भिन्न तत्व का द्रव्यमान, भिन्न भिन्न तत्व का द्रव्यमान भिन्न भिन्न तथा रासायनिक गुण भी भिन्न भिन्न होगा। तो भैया देखिए, अगर भिन्न भिन्न तत्व है तो क्या सभी तत्वों का द्रव्यमान एक है? बोलिए नहीं निकल रहा, सभी तत्वों का द्रव्यमान एक है? अब हमको बताइए तो, आप ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना रखे हुए हैं? ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? 16। कार्बन का कितना होता है? हाइड्रोजन का कितना होता है? लिथियम का कितना होता है? लिथियम का कितना होता है? हमको कैल्शियम का कितना होता है? आर्गन का कितना होता है? उसका भी 40 होता है। कितना होता है? बोलिए ना, निकल रहा है, देखो ना जी कितना कॉपियां में लिखवाए हैं से। आर्गन का कितना होता है? होता है कि नहीं होता? तो भिन्न भिन्न तरह के तत्व हैं, तो भिन्न भिन्न तरह के तत्व हैं, तो क्या इनका द्रव्यमान सेम है? जोर से बोलिए। क्या सबका रासायनिक गुण एक समान होगा? अलग अलग है, अलग अलग गुण होगा। चांदी का अपना गुण होगा, सोना का अपना गुण होगा, टीना का अपना गुण होगा, लोहा का अपना गुण होगा। समझे ना? ये बातें उन्होंने बताई, समझ में आ गई बात? और उन्होंने क्या बातें बताई? और उन्होंने कहा देखिए, किसी यौगिक में तत्व जो होते हैं, किसी यौगिक में तत्व आपस में अभिक्रिया जब करेंगे, है ना, किसी यौगिक में जो तत्व हैं आपस में जब वो अभिक्रिया करेंगे, आपस में अभिक्रिया न्यूनतम, है ना, न्यूनतम पूर्ण संख्या में करता है। वे जो अभिक्रिया करेंगे कैसे करेंगे?
पूर्ण संख्या में करेंगे। जैसे कोई तत्व है, जैसे आप किसी भी तत्व को आप ले लीजिए, है ना, ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए Zn3, इसकी संयोजकता कितनी थी? 3। अब P का कितना था? 2। तो इसको काट कूट के जो है, ऐसे नहीं काटना कि 1.5 इकाई 1.5 1 इकाई 1, ऐसे नहीं। ये जब भी रहेंगे तो पूर्ण ही संख्या में रहेंगे। किस संख्या में रहेंगे? पूर्ण संख्या में रहेंगे। किस संख्या में रहेंगे? पूर्ण संख्या में रहेंगे। कैसे? तो अगर ये 3 है और 2 है तो ये पूर्ण संख्या है। ये कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है। और जब इसका फॉर्मूला बनेगा तो 2 इधर और 3 इधर होकर के क्या हो जाएगा? Zn3P2। यहाँ 1.5 नहीं चलेगा, यहाँ 2.5 नहीं चलेगा, 3.5 नहीं चलेगा, इधर भी 1.5 2.5 3.5 सब नहीं चलेगा। पॉइंट का झमेला नहीं होगा, बट्टा का कोई झमेला नहीं होगा। जब भी होगा तो वो पूर्ण संख्या में ही होंगे। कैसे होंगे? पूर्ण संख्या में ही होंगे। समझ में आ गई कि नहीं? बात समझ में आ गई? इनका अनुपात जैसे देखिए, कहीं कहीं आप लोग लिखे होंगे जो दोनों दिन 2 आ जाता होगा, तो 2 क्या है? पूर्ण संख्या। तो काट दीजिए उन लोगों को, तो एकक हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एकक हो जाएगा। तो एकक है तो पूर्ण संख्या ना है। एकक क्या है? पूर्ण संख्या है। समझ में आ रही है बात? बताइए, कैल्शियम का संयोजकता कितना होता है? जोर से बोलिए। बोलिए नहीं रहा है। कैल्शियम की संयोजकता देखिए ना जी, कैल्शियम का माने Ca होता है। Ca का संयोजकता देखिए कितना है से। अब बोलिए नहीं निकल रहा है। अब कार्बोनेट का बताइए, कार्बोनेट का बताइए, कार्बोनेट का बताइए। 2 होता है। तो कैल्शियम का भी संयोजकता 2 और कार्बोनेट का भी संयोजकता 2। ये तो कट करके 1 हो गया ना। तो इसमें ऐसा नहीं होता कि Ca2 और इसको ऐसे नहीं लिखेंगे कि Ca2 और CO3 का होल 2। नहीं, जब दोनों सेम हो गया तो हटा करके अनुपात छोटा कीजिए। और छोटा करके कैसा होना चाहिए? पूर्ण संख्या में। कैसा होना चाहिए? पूर्ण संख्या में। तो एक भी पूर्ण संख्या, एक भी पूर्ण संख्या हो गया। तो इसका फॉर्मूला ये वाला नहीं चलेगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा फिर CaCO3। अब आ गया समझ में? तो काहे घबराता काहे है कि हम गलती बोल रहे हैं? गलती बोलिए तो जोर से बोलिए ताकि उसमें सुधार कर सके। कैल्शियम का कितना है जी? कैल्शियम का ये क्या मैटर है? मार देंगे सराख से। जब वहां स्पष्ट लिखा हुआ कि कैल्शियम का 2 है तो जोर से बोलिए। हम यहां से उतर के थोड़ी आपको पीटने जा रहे हैं। ये आ गया समझ में? अब अगला देख लीजिए। उन्होंने एक बात और कही थी, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत में एक और बातें हुई थी जिसको आप लोग ध्यान से देखिए। इनकी बातों को ध्यान में रखिएगा। इनका पहला कहना था कि किसी भी पदार्थ या द्रव का सूक्ष्म कण परमाणु कहलाता है। उनका कहना था कि परमाणु अविभाज्य होते हैं। उनका कहना था कि समान तत्व का द्रव्यमान और रासायनिक गुण एकदम समान होगा। उनका कहना था कि भिन्न भिन्न तत्व का द्रव्यमान भिन्न भिन्न और रासायनिक गुण भी क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। किसी यौगिक में तत्व आपस में अभिक्रिया जब करेंगे तो अगर वो औसत में होंगे तो उनको काट कूट करके पहले न्यूनतम बनाइए, और न्यूनतम होना भी चाहिए। और न्यूनतम कैसी संख्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या के रूप में होनी चाहिए। अब इसमें नहीं कट रहा था तो इसको जस के तस लिखिए, लेकिन जब यहाँ कट गया तो फिर इसको ऐसे लिखिए। आ रहा समझ में? और क्या कहा था? देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, जब रासायनिक अभिक्रिया होगी उसके फलस्वरूप परमाणु का न तो निर्माण होगा न ही नाश होगा। उन्होंने इस बात को कहा था। क्या कहा था? कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप परमाणु का नहीं उत्पत्ति होगा, परमाणु का नहीं नया उत्पत्ति होगा, और न ही क्या होगा? विनाश होगा। अभिक्रिया में जब भाग लेगा तो किस दिमाग नहीं काम कर रहा है? थोड़ा बता रहे तुरे तुमको, तुम खड़ा हो। हाँ, तो खड़ा होकर सुनो। जब कोई तत्व परमाणु, जब कोई तत्व रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा तो उसके परमाणुओं का नाश नहीं होगा। जब
अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद बनेंगे या प्रतिफल बनेंगे, और उसमें अगर परमाणुओं की अणुओं की संख्या देखी जाएगी तो उसका भी नया तरह से कोई निर्माण नहीं होगा। तो उन्होंने यह भी कहा था कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप न तो परमाणु का नया उत्पत्ति होगा और न ही उसका विनाश होगा। ये 6 बातें आपको डाल्टन साहब की आपको दिमाग में आ जानी चाहिए। जब हम पूछेंगे कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बताइए, तो आप खड़ा होकर के 6 आपको हमको बताना होगा। कितने बच्चे बता देंगे? वाह, सब के सब बता देंगे। तो चलिए आप लोगों को डाल्टन का परमाणु सिद्धांत भी समाप्त हो गया। देखिए, अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। मोल, मोल संख्या, बढ़ जाओ। मोल संख्या या उसी को कहते हैं मोल कल्पना। कल्पना के मतलब क्या? ढेरी, धान के ढेरी। समझ में आ रही बात? चाउर के ढेरी। अब हम लोग पढ़ेंगे मोल कल्पना, मोल की ढेरी। मोल क्या है? तो मोल एक कण है। कण किसका? तो इसमें किसका पढ़ रहे हैं? परमाणु का, अणु का, आयन का, यही ना कण है। अरे भैया, तत्व का कण, तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु, यौगिक का सबसे छोटा कण अणु, आयन, यही ना कण है जी। तो बस इसका ढेरी समझिए। अब इसका ढेरी समझ लीजिए। ढेरी, अब ढेरी समझ में आ रहा है ना? ढेरी ढेरी ढेरी, जब ढेर मनी कण एक जगह हो जाएगा उसको ढेरी ना बोलेंगे। कणों का ढेरी, कणों का कण का ढेरी। मोल कल्पना, क्या कहेंगे इसको? मोल कल्पना। मोल क्या है? मोल एक वैज्ञानिक का नाम था। कौन वैज्ञानिक? सब पढ़ा रहे हैं, देखिए ध्यान से। मोल कल्पना, मोल कल्पना क्या है? सबसे पहले देखिए, मोल कल्पना का मतलब हो गया कण का ढेरी। कण का ढेरी। अच्छा, कण बोले तो कण क्या चीज का? परमाणु, कण न है। अणु क्या है? कण न है। आयन क्या है? कण न है। ये सब क्या है? रसायन में कण है। ये सब क्या है? छोटे छोटे क्या है? कण है। परमाणु के कण को हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु से जो मिलकर के बनता है उसको तत्व बोलते हैं। तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है। यौगिक का सबसे छोटा कण अणु कहलाता है। आ रहा समझ में? ये जो होते हैं ये 2 भाग में बटे हुए तो है, एक तो धन आवेशित और ऋण आवेशित। उसको क्या हम लोग बोलेंगे? आयन। क्या बोलेंगे उसको? आयन। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वो पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो निगेटिव, वही आयन है। तो समझिए मोल। मोल कल्पना ऐसा क्या है नाम हुआ? तो एक वैज्ञानिक है जिसका नाम था एवोगाड्रो मोल। क्या नाम था? एवोगाड्रो मोल। एवोगाड्रो मोल, उसी के नाम पर पड़ गया मोल। उन्हीं के नाम पर क्या नाम पड़ गया? मोल। समझ में आ रही है बात? देखिए, कहता है कि आप किसी भी पदार्थ का परिणाम निकालिएगा, किसी भी पदार्थ का रिजल्ट निकालिएगा, तो उसको आपको कैसे निकालना है? तो हम लोग पदार्थ के परिणाम को, पदार्थ में तत्व भी हो सकता है और यौगिक भी हो सकता है, तो पदार्थ के परिणाम को हम लोग, तत्व और यौगिक के परिणाम को हम लोग मोल में निकालते हैं। किसमें निकालते हैं? मोल में। याद रखिएगा। जैसे आप ध्यान से समझिए बात को। 1 दर्जन बराबर कितना? 13 का है नहीं, 11 का है नहीं, बोलिए। 1 दर्जन के मतलब कितना? क्यों? 10 हो सकता था कि नहीं हो सकता था? जो बात समझा रहे हो, समझ में आ रही है आप लोगों जो बता रहे हैं से? तो भैया दर्जन का मतलब आप 12 बोलते हैं। 1 दर्जन आम, तो क्या बोलिएगा? 12 गो आम। आप क्या लेते हैं? 12 गो आम। 1 जोड़ा मतलब? 1 जोड़ा मतलब का है? 4 का है नहीं हुआ, 5 का है नहीं हुआ? भैया 1 जोड़ा 2 गो के कहा जाता है, बताया होगा कोई? उसी प्रकार से मोल एवोगाड्रो ने कहा कि किसी भी तत्व या यौगिक का परिणाम जिस तरह से 1 दर्जन में 12, 1 जोड़ा में 2 होता है, उसी प्रकार से पदार्थ का परिणाम जब भी आपको प्राप्त होगा तो मोल में उसको नापना है। किसमें नापना है? मोल में। अब आया समझ में?
पदार्थ का परिणाम किसमें निकलता है? पदार्थ बोले तो क्या चीज? तत्व और यौगिक, इसी को ना पदार्थ कहेंगे जी। तो पदार्थ का परिणाम किसमें निकलेगा? मोल में नापते हैं। किसमें नापते हैं हम लोग? मोल में। मोल में मापते हैं या नापते हैं, जो लिखना है एक ही बात लिखिए। नापना और मापना एक ही चीज है ना। मोल में हम लोग क्या करते हैं? नापते हैं। और उन्होंने कहा कि एक मोल बराबर जो होगा, एक मोल बराबर जिस तरह से एक दर्जन बराबर कितना? 12, एक जोड़ा बराबर कितना? 2, उसी प्रकार से एक मोल बराबर 6, एक मोल बराबर याद रखिएगा 6.022 गुना 10 के पावर 23 कण। 23 क्या चीज? कण। आगे समझ में? एक मोल बराबर कितना होता है? 6.022 गुना 10 के पावर 23 कण। 10 के पावर 23 कण। समझे कि नहीं? इसी चीज को एवोगाड्रो संख्या भी कहा जाता है। इसी चीज को एवोगाड्रो संख्या भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एक मोल को एवोगाड्रो संख्या कहता है। वह संख्या क्या है? 6.022 गुना 10 के पावर 23 कण। कितने बच्चों को आ गया? हमने कहा कि कण बोले तो किसको? कण बोले तो भैया परमाणु, अणु, आयन। अब यहां पे इस बात को समझ लीजिए, अगर कोई कहता है तत्व के बारे में कि एक तत्व का मोल कितना होगा, तो सीधे लिखेगा 6.022 गुना 10 के पावर 23। और तत्व है तो तत्व का छोटा कण क्या कहलाता है? परमाणु। तो बोलेंगे 6.022 गुना 10 के पावर 23 परमाणु। जब कोई यौगिक के बारे में पूछेगा तो लिखेंगे 6.022 गुना 10 के पावर 23 अणु। क्या लिखेंगे? 23 अणु। कितने बच्चों को आ गया? जैसे देखिए, हम अब कुछ थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं और आपको आ जाएगा। यहां तक समझ में आया सबको? अब देखिए ध्यान से, अगर कोई पूछा 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तत्व है कि यौगिक है? तत्व है। और तत्व का छोटा कण क्या कहलाता है? परमाणु। तो 1 मोल ऑक्सीजन बराबर 6.022 गुना 10 के पावर 23। यहां कण के जगह पर क्या लिखा गया? जैसे मेरे भाई 1 दर्जन आम मतलब क्या? 12 आम। 1 दर्जन केला बराबर 12 केला। तो 1 मोल ऑक्सीजन बराबर 6.022 गुना 10 के पावर 23 परमाणु। आ रहा समझ में? अगर कोई कह दिया 1 मोल सोडियम, 1 मोल सोडियम, तो 6.022 गुना 10 के पावर 23 परमाणु। सोडियम भी तो क्या है? तत्व है। लेकिन हम कहते हैं 1 मोल जल, तो 1 मोल जल बराबर 6.022 गुना 10 के पावर 23 परमाणु लिखें कि अणु लिखें? हाँ, समझ में आ रहा है आप सबको? क्या लिखेंगे? अब कोई कह दिया कि 1 मोल ऑक्साइड, 1 मोल ऑक्साइड, तो ऑक्साइड देखिएगा O के ऊपर में माइनस का चार्ज लगा हुआ होगा 2 समझे कि नहीं? ऑक्साइड देखिएगा तो संयोजकता में -2 है ऑक्साइड का, तो यहाँ पे आयन हो गया। तो अब इसको क्या लिखेंगे? 1 मोल ऑक्साइड बराबर 6.022 गुना 10 के पावर 23। यहाँ परमाणु लिखे कि अणु लिखे कि आयन लिखे? आयन। क्योंकि यहाँ पे आयन है तो क्या लिखेंगे? आयन। जब किसी के माथे पर पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज लिखा हुआ हो तो बगल में आयन लिखना है। कुछ नहीं लिखा हुआ है तो परमाणु और यौगिक की चर्चा कीजिए तो क्या लिखिएगा? अणु। कितने बच्चों को समझ में आ गया? जोर से बोलिए कितने समय। चलिए हाथ दिखाइए। अच्छा, तो 1 मोल, अगर कोई कह दिया कि 5 मोल ऑक्सीजन, तो 1 मोल में इतना, तो उसमें क्या कीजिएगा? तो 5 से गुना कर दीजिए। 4 मोल कहेगा तो क्या कीजिएगा? 4 से गुना। 3 मोल कहेगा तो क्या कीजिएगा? 3 से। कोई दिक्कत है? कहीं से दिक्कत है तो बताइए।
जैसे कोई कह दिया कि 5 मोल ऑक्सीजन बराबर कितना था, 6.022 गुना 10 के पावर 23 गुना 5 परमाणु। आया समझ में? कहीं से कोई दिक्कत है तो बताइए। अब ध्यान से सुनिए, अगर इस समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जब इस समझ में आ गया तो हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब देखिए किसी भी तत्व का परमाणु भार मोल में अब निकाल रहे हैं। किसी भी तत्व का परमाणु भार या कहिए किसी भी यौगिक का अणुभार। आया समझ में? किसी भी तत्व का तत्व रहेगा तो परमाणु भार है, यौगिक रहेगा तो अणुभार। समझ में आता? आया समझ में? इतना बराबर होता है 1 मोल। अगर किसी का परमाणु भार, हम ऑक्सीजन का परमाणु कितना है, 16 एमयू होता है ना, तो 16 एमयू बराबर 1 मोल। 16 एमयू बराबर 1 मोल। अच्छा, जल का कितना होता है आणविक भार? जल का आणविक भार निकालने के लिए सिखाए थे ना, आणविक भार। अरे भैया, जल का H2O 1 गुना 2 + 16 बराबर कितना हो जाएगा, 18 एमयू। तो 18 एमयू बराबर 1 मोल। आ रहा है समझ में? तो आप किसी भी तत्व का परमाणु भार दे रहे हैं, उतना बराबर होता है 1 मोल। आप किसी का भी अणुभार निकाल रहे हैं तो उसका मतलब होता है 1 मोल। या वो आसान है। जैसे देखिए, अब बहुत बढ़िया सर, जब इतना बराबर 1 मोल होता है मेरे भाई, इतना बराबर क्या होता है, 1 मोल, तो अब बताइए ना, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है, 16 क्या चीज है, एएमयू। इतना बराबर होता है 1 मोल। तो 16 एएमयू बराबर 1 मोल, तो 32 एएमयू बराबर 48 एएमयू बराबर, समझ में आ रहा है? 64 एएमयू बराबर कितना मोल? क्लियर हो गया? तो 1 मोल बराबर कितना, 6.022 गुना 10 के पावर 23 क्या चीज? ये भी लिख दे तो कोई दिक्कत है? ये भी लिख दे तो कोई दिक्कत है? तो अगर किसी का भी मोल निकल, जैसे जल का क्या होता है, H2O। तो H2O बराबर कितना हो जाएगा, 1 गुना 2 + 16 बराबर 18 एएमयू। इतना बराबर 1 मोल। 1 मोल बोले तो 6.022 गुना 10 के पावर 23 क्या चीज, अणु। समझ में आ रही है बात ना? मोल बिजोड़ चीज है। मोल कितना बढ़िया चीज है कि सारे चीजों को, बड़े से बड़े चीजों को भी आप 1 मोल कह सकते हैं। ये सोडियम का कितना होता है, सोडियम का Na का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 23 है। सोडियम का कितना है, 23 है। तो 23 एएमयू बराबर कितना मोल, 1 मोल। बस 23 एएमयू बराबर कितना मोल, 1 मोल। किसी भी तत्व का जितना परमाणु भार है बराबर 1 मोल। किसी भी यौगिक का जो अणुभार है कितना मोल, 1 मोल। उसको आप 1 मोल कह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मोल का सूत्र क्या होगा, देखिए ध्यान से, मोल का सूत्र क्या हो गया? तो मोल का सूत्र हो गया, दिया गया द्रव्यमान में आपको भागा दे देना है। किससे? दिया गया द्रव्यमान में आपको भागा दे देना है परमाणु भार से, जिसके बारे में पूछेगा, या अगर आणविक भार दिया हुआ है तो उससे भागा दे देना है। और जब भागा दे दीजिएगा तो आपको क्या निकल जाएगा, मोल। जब भागा दे दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, मोल। और बड़ी आसानी से समझिएगा, देखिए कैसे से, बहुत आसानी से समझिएगा कैसे। एग्जाम्पल ले लेते हैं। 36 ग्राम, क्या लिखे हैं, 36 ग्राम जल में, 36 ग्राम जल में मोल की संख्या बताइए। किसकी संख्या बताइए, 36 ग्राम जल में कितना मोल। बस यही क्वेश्चन हमने आपको दे दिया, 36 ग्राम जल में कितना मोल। अब ध्यान से समझिए, हमको मोल निकालना है। तो चलिए, दिया गया द्रव्यमान कितना है मेरे भाई, बट्टा
परमाणु भार या आणविक भार? तो जल का आणविक भार, तो जल का होता है H2O, 1 गुना 2 जोड़ 16 यानी कि 18, 18 से भाग दे दिए, 18 दूनी 36। अब बताइए 36 ग्राम जल में कितना मोल होगा? 2 मोल। बन गया मैथ। आ रहा समझ में? 36 ग्राम जल में कितना मोल हो गया? 2 मोल। हम बहुत आसानी से आपसे पूछने जा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। अगर आपसे पूछा जाएगा, अगर हम पूछ दिए क्वेश्चन अगला, देखिए कैसे से, 80 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल? 80 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल? तो भैया मोल बराबर जितना द्रव्यमान दिया हुआ है उतना लिखिए 80, और ऑक्सीजन का वेट कितना होता है? 16, 16 पचे कितना मोल? हो तो गया। समझ में आ रहा है? अगला देख लीजिए, समझ में आए तब ताली बजाइएगा। हल्का कि भारी है? अब एक बार देख लीजिए, बता दें? चलिए देख लीजिए, हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन, जहां ही बताए तो हम समझ आएंगे कि आप लोग तेज हैं, और नहीं बताएं तो हम समझेंगे कभी दिमाग नहीं काम कर रहा है। 12.044 गुना 10 के पावर 23, समझे कि नहीं? ऑक्सीजन के परमाणु में कितना मोल है? कितना मोल है? 12.044 गुना 10 के पावर 23, समझे कि नहीं? 23 में ऑक्सीजन के परमाणु में कितना मोल है? तो अब देख लीजिए ध्यान से, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप हमको बताइए, ऑक्सीजन के 1 मोल में 6.022 गुना 10 के पावर 23 परमाणु होता है कि नहीं होता है? होता है। देखिए तो इसी दुगना है, 6 दूनी 12, 22 दूनी 44, दुगना है। तो इसका कितना गुना है? तो निश्चित है कि 2 मोल होगा। कितना मोल होगा? 2 मोल। हो गया आंसर। चैप्टर समाप्त। चैप्टर क्या हो गया? अब तीसरा चैप्टर भी यही पे समाप्त हो गया। हम लोग कल मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।